और देश हित में आज सबसे पहले बात गंगा हित की। जी हां, गंगा हित की बात देश हित में। हिंदुस्तान की जीवनदायिनी गंगा इस कोरोना काल में किन चुनौतियों से गुजर रही है, आज उसकी बात करना बहुत जरूरी है। आज हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से हालात हैं कि उत्तर प्रदेश में हापुड़ से लेकर कानपुर तक गंगा नदी के किनारे पुलिस वालों को पहरा देना पड़ रहा है। गंगा नदी के किनारे किनारे पुलिस वालों को पहरा देना पड़ रहा है। गाजीपुर से बक्सर तक गंगा नदी की धारा में पेट्रोलिंग बोट्स और नाव पर पुलिस वालों को आखिर क्यों चौकसी करनी पड़ रही है, ये भी आप आज समझने जा रहे हैं। आज गंगा और गंगा जल की बात दरअसल इसलिए करना जरूरी है क्योंकि ऐसे संकट से हम गुजर रहे हैं, और गंगा खासकर, जिसमें इंसान, परिवार, मोहल्ला, समाज ही नहीं, अब तो जल, जंगल, जमीन, आसमान, यानी कि समूचे पर्यावरण पर इसका असर पड़ रहा है। इसका उदाहरण आपने पिछले दिनों देखा होगा, जब ऐसी खबरें आने लगी कि उत्तर प्रदेश से बिहार तक बड़ी संख्या में शव गंगा की धारा में बहाए जा रहे हैं। जी हां, कई जगह तस्वीर आप तक पहुंची होंगी। गंगा के किनारे रेत में शवों के दफनाए जाने की भी खबरें और तस्वीरें आने लगी। अंतिम संस्कार नहीं, उनको गंगा किनारे दफनाया जा रहा है। शवों के उचित निपटारे में लापरवाही की घटनाएं बढ़ने लगी तो बड़े संकट की आहट सामने आई, बड़े संकट का खतरा पैदा होने लगा। गंगा के किनारे रहने वाले लाखों करोड़ों लोगों के जीवन पर खतरे की आशंका बढ़ने लगी है। तब उत्तर प्रदेश सरकार ने गंगा के किनारे सख्त चौकसी शुरू कराई। गंगा नदी के तटों पर पुलिस की पेट्रोलिंग होने लगी। लोगों को शव पानी में बहाने या गंगा नदी किनारे दफनाने से रोकने के लिए जागरूकता फैलाई जाने लगी, क्योंकि ये ठीक नहीं है, इससे संक्रमण का खतरा है। नदी किनारे के शमशान घाटों पर काम करने वालों को भी सचेत रहने को कहा गया है ताकि शवों की उचित अंत्येष्टि कराई जा सके। पुलिस के पावर बोट्स गंगा नदी में बह रहे शवों को ढूंढ ढूंढ कर अंत्येष्टि करने लगे हैं, क्योंकि खतरा है इससे। उत्तर प्रदेश ही नहीं, बिहार पुलिस ने भी गंगा नदी के किनारे किनारे ऐसे शवों को ढूंढ ढूंढ कर अंत्येष्टि करना शुरू कर दिया है। राज्य सरकार, स्थानीय प्रशासन, पुलिस की चौकसी का असर हुआ है। अच्छी खबर है, अब गंगा की धारा में शव बहते दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन अभी भी खतरा टला नहीं है। खतरा बहुत बड़ा है। यूपी से बिहार तक गंगा के किनारे जो सैकड़ों हजारों शव रेत में दबाए गए हैं, बारिश हो गई है, उनसे गंगा और गंगा जल को ही नहीं, गंगा के किनारे बसे लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी पर अब खतरा मंडराने लगा है। संक्रमण का डर है। इसी खतरे को लेकर हम आज आपको आगाह करना चाहते हैं। इसके लिए हम आपके को लेकर चल रहे हैं सबसे पहले प्रयागराज। जी हां, जहां फाफामाऊ घाट पर सैकड़ों की संख्या में गंगा के किनारे शव रेत तले दबाए गए। जी मीडिया संवाददाता विशाल पांडे ने क्या देखा? प्रयागराज के पर्यावरणविद इन हालात को लेकर क्यों चिंतित है, क्या चिंता जाहिर कर रहे हैं? देखिए, समझिए, सचेत होइए। ये पहाड़ों की गंगा है, पवित्र गंगा जल की वो निर्मल धारा जो जीवन दायिनी रही है। लेकिन आज इस जलधारा पर संकट है, इसकी निर्मलता को खतरा है। भरोसा ना हो तो प्रयागराज चलिए। ये तीर्थराज प्रयाग की गंगा है। जितना पानी नहीं, उससे ज्यादा रेत के पाट हैं और रेत में दबे हैं सैकड़ों शव। गंगा की गोद में जीवन पनपता रहा है, लेकिन आज गंगा की गोद शवों से पटी पड़ी है। जहां तक नजर जाए, जहां तक कैमरा जाए, रेत में शव दबे दिखते हैं। इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मौजूद हूं और प्रयागराज में यह गंगा नदी का किनारा है। यहां पर चारों तरफ जहां आपकी निगाह जाएगी वहां सिर्फ और सिर्फ आपको लाशें दिखाई देंगी। इतनी भारी संख्या में लाशों को यहां पर दफनाया गया है जिसकी कोई गिनती नहीं की जा सकती है। इन लाशों को दफनाने का
क्या कारण रहा? कुछ लोग इसे आस्था बताते हैं, कई लोगों का कहना है यह गरीबी की वजह रही, क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं हैं कि वो अपने लोगों का अंतिम संस्कार कर सकें। लेकिन कई लोग यह भी दावा करते हैं कि ये यहाँ की पुरानी परंपरा है। लेकिन इतनी संख्या में लाशें आ जाएंगी ऐसी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। यहाँ पर हमारे साथ स्थानीय पंडित हैं जो कि लंबे समय से यहाँ पर देख रहे हैं क्या चीज़ें होती आई हैं। हम उनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? रामनारायण मिश्रा। रामनारायण मिश्रा जी, आप बताइए इतनी संख्या में लाशें कैसे आ गई यहाँ पर? क्या हुआ? क्या कारण है? कुछ महामारी के कारण है, कुछ पहले से भी आती रही हैं लाशें, कुछ कम संख्या ज़्यादा हो गई है महामारी के कारण। दरअसल हमारे यहाँ वेदों पुराणों में 3 तरह से जल प्रवाह, गड़न और जो है अग्नि प्रवाह, 3 तरह से जो है किया जाता है क्रियाकर्म, हमेशा से पूर्वजों से। रामनारायण मिश्रा बताते हैं कि रेत में शव दफनाना भी यहाँ अंत्येष्टि का एक तरीका रहा है, लेकिन इसकी तादाद क्यों बढ़ रही है? दोनों प्रकार का है जुनाद, जिसकी जैसी शक्ति रहती है उस प्रकार से। बाकी ये हमारा सदियों की रीति। शक्ति का मतलब? शक्ति बजट, पैसा। हाँ। जिसका पैसा बजट में रहेगा जुनाद वो अपना इस प्रकार से जला देता है। हाँ। और जिसका बजट नहीं रहता वो अपना गणंत क्रिया कर देते हैं। हाँ। मतलब जो जिनके पास पैसे नहीं हैं ज़्यादा तो वो दफना जाते हैं। दफना देते हैं। हाँ, उसको दफना देते हैं या प्रवाहित कर देते हैं। कारण चाहे कुछ भी हो, लेकिन जब इतनी बड़ी संख्या में शव रेत में दबाए जाएंगे तो उससे गंगा और गंगा जल को कितना खतरा है, ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर एनवायरमेंटल स्टडीज के प्रोफेसर से समझिए। डेड बॉडी को डिकम्पोज होने से अगर पार्शियली, अगर सपोज जो डेड बॉडी है वो पार्शियली डिकम्पोज है, तो पार्शियली डिकम्पोज और एनारोबिक है, मतलब अगर ये ग्राउंड के अंदर जो भी बैक्टीरिया होते हैं वो एरोबिक नहीं होते हैं, वो एनारोबिक होते हैं। तो एनारोबिक डिकम्पोजिशन क्या करता है? एनारोबिक डिकम्पोजिशन में जो बायोमास हैं, वो जो इंटरमीडिएट्स बनते हैं वो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। वो ऑर्गेनिक एसिड्स ये पानी में जा कर के मिलेंगी। अगर ये ऑर्गेनिक और वाटर में ऑर्गेनिक कंटेंट बढ़ेगा, वाटर में ऑर्गेनिक कंटेंट बढ़ने से उसकी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जो कि आइडियली 3 मिलीग्राम पर लीटर होनी चाहिए, वो डेफिनेटली फ्लक्चुएट करके ज़्यादा होगी। प्रोफेसर सुरजीत का कहना है कि शव को पूरी तरह डीकंपोज होने में अमूमन 1 साल लगता है। वो भी मिट्टी की क्वालिटी और मौसम के तापमान पर निर्भर करता है। और अब तो 1 महीने में मॉनसून आएगा और शवों के बहने का खतरा है। अगर ये शव पानी में बहे तो गंगा जल के अंदर रंग, अम्लता, क्लोरीन वैल्यू, ऑक्सीजन और ई कोलाई का संतुलन सब बिगड़ने लगेगा। इसमें नाइट्रेट, फॉस्फेट, ऑर्गेनिक एसिड्स ये एक ऐसा माइक्रो इन्वायरमेंट बनाती हैं जिसमें कि एक हेट्रोट्रोपिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ब्रस्ट हो जाता है, पॉपुलेशन ब्रस्ट हो जाता है, पानी एनॉक्सिक हो जाता है, पानी से स्मेल आने लगता है। तो ये डेफिनेटली और ये सब सारी जो पैरामीटर्स हैं पानी का के वाटर क्वालिटी का डिग्रेडेशन अपने आप में एक सीरियस कंसर्न है। इसमें पैथोजेनिक बैक्टीरिया भी ग्रो कर सकते हैं और अगर एक्सीडेंटली कोई इसे कंज्यूम करता है या अगर पैथोजेंस अगर जाते हैं हमारी ह्यूमन बॉडी में तो एक डिजीज के पॉजिटिव एजेंट हो सकते हैं। वो डिजीज बीमारियां बढ़ सकती हैं। आप पूरे किनारे से देखिए, बिल्कुल नदी के किनारे, ये कहीं ना कहीं नदी के लिए भी एक बड़ा खतरा है, इसके पानी के लिए भी एक बड़ा खतरा है, जो कि एक्सपर्ट हैं वो इस बात की संभावना जता रहे हैं। और दूसरी तरफ यहाँ पर फिलहाल प्रशासन ने लाशों को दफनाने पर तो रोक लगा दी है और यूपी सरकार ने भी गंगा किनारे एसडीआरएफ और पीएसी की जल पुलिस के माध्यम से निगरानी रखने के आदेश दिए हैं ताकि कोई लाशों को दफना ना सके। गंगा का पानी अगर प्रदूषित होता है तो मुसीबत सिर्फ प्रयागराज के लोगों को नहीं बल्कि असर नीचे बलिया और कोलकाता तक हो सकता है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बॉटनी विभाग के प्रोफेसर ऐसी आशंका जताते हैं। इलाहाबाद में संगम है गंगा और जमुना का, यहाँ से बलिया तक और कलकत्ता तक लोग प्रभावित होंगे। जब तक लाश डिकम्पोज नहीं होगी
उनकी फ्लैश और उनके जो पैथोजेंस है बॉडी में, वो पानी में मिलते जाएंगे, पानी को प्रदूषित करेंगे और इससे ऑक्सीजन की कमी होगी, बैक्टीरियल ग्रोथ होगी डिकम्पोज करने के लिए, और जो जलीय जलचर हैं उनके लिए प्रॉब्लम होगी। जो लाशें गंगा किनारे दफन की गई हैं वो आने वाले दिनों में कटकर गंगा नदी में आएंगी, जिससे गंगा का जल दूषित हो सकता है और इससे जो लोग इस जल का सेवन करेंगे उन पर इसका असर पड़ सकता है। इसलिए यह अपील कर रहे हैं कि गंगा किनारे शवों को दफन ना किया जाए, और इसका एक समाधान जो बताया वो यही है कि जो शव दिख रहे हैं ऊपर, उनको निकालकर अंतिम संस्कार कर दिया जाए ताकि कम से कम पर्यावरण को नुकसान पहुंचे। जानकारों का मानना है कि गंगा के पानी को प्रदूषण से बचाने के लिए फौरन गंगा किनारे शवों के दफनाने पर रोक लगनी चाहिए। लेकिन क्या रेत में दबाए गए शवों की अंत्येष्टि करना अब संभव है? इसके बारे में हमने प्रयागराज के आईजी से बात की। जो दफन की गई हैं बॉडीज़, उनको निकालने या उनको फिर से उसका संस्कार करने की बात एक संवेदनशील विषय है, और जब तक उनके परिजन इस बात के लिए तैयार नहीं होते तब तक इस विषय में अभी कोई निर्णय लेना। लेकिन फिलहाल अभी कोई नया डेड बॉडी दफन नहीं करने ये नई कोई बॉडीज़ दफन करने से हम लोगों को समझा के उनको रोक रहे हैं कि नदी के पेटे में, नदी के किनारे घाटों पे न दफन किया जाए, उनको संस्कार किया जाए यदि आ जाते हैं। हालांकि रेत में अब शव दफनाने पर रोक लग चुकी है और पुलिस प्रशासन का दावा है कि अगर गरीबी के कारण कोई शव की अंत्येष्टि में परेशानी है तो ऐसे मामलों में प्रशासन मदद कर रहा है। विशाल पांडे, जी मीडिया, प्रयागराज। देखिए, दो बड़ी चिंताजनक बातें हैं। प्रयागराज की तस्वीरों से दो बड़ी चिंताजनक बातें सामने आती हैं। पहली, गंगा में प्रदूषण का खतरा, बहुत बड़ा खतरा है। दूसरा, शवों के उचित निपटारे का सवाल। पहले गंगा की बात करते हैं। वो ये कि जिस गंगा को, मां गंगा को साफ करने की कोशिश दशकों से हो रही है, जिस गंगा को अविरल निर्मल बनाने के लिए मोदी सरकार ने अलग मंत्रालय, कई तरह के विभाग बना रखे हैं, तरह तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं। आपको पता होगा, जिस गंगा को साफ करने में 2014 से 2020 तक लगभग 8,500 करोड़, 8,342 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। अब उसी गंगा जल के फिर से प्रदूषित होने का खतरा है। आंकड़ा दिखाते हैं आपको। एक आंकड़ा 2015 का है और दूसरा 2021 का है। देखिए, 2015 में जब गंगा को साफ करने की मुहिम शुरू हुई थी ना, तब प्रयागराज से बाहर निकलती गंगा के पानी में ऑक्सीजन की मात्रा सिर्फ 7.8 मिलीग्राम प्रति लीटर थी। ऑक्सीजन की मात्रा 7.8 मिलीग्राम प्रति लीटर। तमाम कोशिशें हुई, 8,500 करोड़ रुपए खर्च हुए, और उसके बाद नतीजा यह हुआ कि 2021 में अब वो बढ़कर 9.1 मिलीग्राम प्रति लीटर हो गई है। ऑक्सीजन की मात्रा 7.8 से 9.1 मिलीग्राम प्रति लीटर। वैसे ही कोलिफॉर्म की अगर बात की जाए तो संख्या 34,000 एमपीएन प्रति 100 मिलीलीटर था। 34,000 एमपीएन प्रति 100 मिलीलीटर था 2015 में। अब कोशिशें हुई, वो घटकर सिर्फ 790 एमपीएन प्रति 100 लीटर रह गया। लेकिन इसमें आप जानते हैं, गंगा में प्रदूषण के स्तर को इतना कम करने में 8,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च हुए, 8,500 करोड़। आप सोच लीजिए कि गंगा जल को प्रदूषित करना कितना आसान है। बहुत आसान होता है, हम प्रदूषण फैला सकते हैं, प्रदूषित किया जा सकता है, लेकिन मां गंगा को अविरल निर्मल बनाना, प्रदूषण से बचाना कितना मुश्किल है, ये अपने आप में ये आंकड़े आपको बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ा मुद्दा शवों के उचित निपटारे का भी है। भारत की सर्वोच्च अदालत से लेकर तमाम अदालतों में कई बार भारतीय नागरिकों के अधिकारों पर चर्चा हुई। संविधान के आर्टिकल 21 के तहत, बहुत ध्यान से सुनिएगा, यह जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है देशहित में आपके लिए। संविधान के आर्टिकल 21 के तहत, आर्टिकल 21, भारतीय नागरिकों को जो अधिकार मिले हैं वो सिर्फ उनके जीवित रहते ही लागू नहीं होते। भारत में मृत नागरिक के भी अधिकार हैं, मरने के बाद भी मृत। यही वजह है कि जब गंगा में शव बहाने की खबरें सुर्खियों में आई तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने केंद्र और राज्यों को 11 सूत्री सलाह दी। शवों की अंत्येष्टि की उचित व्यवस्था करने, यह कहा गया राज्यों को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की तरफ से। बिजली से चलने वाले शवदाह गृह बढ़ाने,
अंत्येष्टि करने वालों को इंतजाम मुहैया कराने की इंतजाम राज्य सरकार करके दे, जिम्मेदारी है आपकी। आर्टिकल 21, धार्मिक परंपरा के मुताबिक अंत्येष्टि सुनिश्चित करने, सामूहिक दफन या दाह संस्कार नहीं होने देने, सामूहिक नहीं होने देने, अंत्येष्टि करने वालों को उचित मेहनताना देने की जिम्मेदारी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की तरफ से राज्यों को सूत्री ये सलाह दी गई। जैसे कदम उठाने की बात कही गई, यहां तक कि केंद्र और राज्यों से भी पूछा गया कि 4 हफ्ते में बताएं मृतकों के सम्मानजनक अंत्येष्टि के अधिकार को लेकर क्या कानून बनाया जा सकता है। यह पूछा गया कि मृतकों के सम्मानजनक अंत्येष्टि के अधिकार को लेकर क्या कानून बनाया जा सकता है, क्योंकि भारतीय दंड विधान में ऐसी कई धाराएं हैं जो मृतकों के सम्मान और अधिकारों के उल्लंघन पर लगाई जाती है। यह आपको पता होना चाहिए। देखिए, अगर कोई शख्स किसी मृतक की कब्र या अंत्येष्टि स्थान पर जबरन जाता है ना, तो आईपीसी के सेक्शन 297 के तहत उसे क्रिमिनल अपराध माना जाता है, वो क्राइम है। वैसे ही अगर कोई मौत के वक्त मृतक की संपत्ति के साथ बेईमानी करता है तो भी आईपीसी के सेक्शन 404 के तहत यह अपराध होता है। अगर कोई मृतक पर ऐसे आरोप लगाता है जिससे जीवित रहते उसकी बदनामी होती है या परिवार की बदनामी हो रही है, तो भी आईपीसी के सेक्शन 499 के दायरे के तहत यह अपराध की श्रेणी में आता है। और सुनिए, अगर कोई मृतक की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की धमकी देता है तो आईपीसी के सेक्शन 503 के तहत यह भी अपराध की श्रेणी में आता है। तो आपके अधिकार जीवित रहते नहीं, मरने के बाद भी आपके अधिकार सम्मानजनक विदाई का प्रावधान है। मतलब यह कि भारत का संविधान किसी मृत इंसान के हक हुकूक की सुरक्षा की भी बात करता है। ऐसे में अगर सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग शवों को नदी में बहा दें या रेत में दबा दें तो यह मानवाधिकार, ह्यूमन राइट्स वॉयलेशन का कृत्य है। मानवाधिकार सिर्फ जीवित नहीं, मृत लोगों के भी होते हैं। भारत में बड़ी संख्या में लोग इसलिए भी संक्रमित हो रहे हैं क्योंकि देश की बड़ी आबादी मास्क नहीं लगाती है। अगली स्टोरी हम आपको बता रहे हैं जो जानना आपके लिए जरूरी है। संक्रमित इसलिए भी हो रहे हैं क्योंकि अभी भी आप कहेंगे अब तो सब लगा रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से। जबकि अभी तक कोरोना से लड़ाई में सिर्फ 2 हथियार आप जानते हैं, मास्क और दूसरा सोशल डिस्टेंसिंग। आपको लग रहा होगा अब तो हर कोई मास्क लगा रहा है। अगर आप भी अपने चेहरे को मास्क से ढक कर रखते हैं तो आप न सिर्फ अपने आप को सुरक्षित रखते हैं बल्कि दूसरों को भी संक्रमण से बचाते हैं। जिम्मेदार नागरिक का फर्ज आप निभाते हैं। लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि भारत जब कोरोना की दूसरी लहर में फंसा हुआ है, तीसरी लहर की चेतावनी दी जा रही है, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है, ऐसे वक्त में सुनेंगे आप हैरान हो जाएंगे। आपको तो लगेगा अब तो हर कोई मास्क पहन रहा है। सिर्फ 7% लोग, 7% भारतीय सही ढंग से मास्क पहनते हैं। हैरान रह गए ना। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज एक स्टडी की जानकारी देते हुए बताया कि भारत में अभी भी 50% प्रिवेंशन के लिए मास्क की बात भी करते हैं। तो उस स्टडी में उन्होंने देख के नोट किया और हाईलाइट किया कि आज भी देश के 50% लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं। जो पहनते हैं, यानी कि जो 50% लोग मास्क पहनते हैं, उसमें से 64% लोग माउथ को कवर करते हैं लेकिन नोज को नहीं कवर करते। कुछ लोग उसको चिन पर लगा कर रखते हैं, कुछ लोग मास्क को गले पर लटका कर रखते हैं। केवल 14% उस 50%, यानी कि करीब केवल 7% लोग ही देश में जिन्होंने प्रोसेस तो शुरू किया लेकिन वो उसको तरीके से कर रहे हैं। आज जरूरी है हम आपके द्वारा फिर से विनती करें कि जो गाइडलाइंस हमारी हैं, इससे पहले हमने कई बार कहा है इन्फेक्शियस डिजीज मैनेजमेंट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है। आप 90% एफर्ट कीजिए, आप 10% एफर्ट मत कीजिए, आपका आउटपुट 0 है। आप 99% एफर्ट कीजिए, आप एक पेशेंट को छोड़ दीजिए जो प्रिकॉशन ना ले, तो वह सिंगल केस फिर से पूरे एरिया में इंफेक्शन फैला सकता है। जान हथेली पर रखकर कोविड टेस्ट के लिए घर से बाहर जाना, टेस्ट के लिए लाइन लगाना संक्रमण की सबसे बड़ी चुनौती है, जिसे नई टेस्टिंग किट ने खत्म कर दिया है। इस किट का नाम है कोविसेल्फ। इससे घर बैठे पता लगाया जा सकता है कि व्यक्ति कोरोना संक्रमित है या नहीं। कोविसेल्फ को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR ने मंजूरी दी है। कोविसेल्फ के जरिए आप 15 मिनट में जान सकते हैं कि टेस्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव। कोविसेल्फ टेस्ट किट को पुणे के माईलैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस ने तैयार किया है। तो आए इस टेस्ट के बारे में
जो एक बहुत ही सिंपल और सरल टेस्ट है जो आप घर बैठे या जहाँ आप हो वहाँ कर सकते हैं, इसके बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो इस किट के जो कंटेंट्स है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये इंस्ट्रक्शन मैन्युअल जिसमें हमने विस्तार में जानकारी दी है कि आप ये टेस्ट कैसे कर सकते हैं। इसके बाद इसी मैनुअल में हमारा माईलैब कोविसेल्फ ऐप है जो आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं उसकी भी जानकारी दी गई है। ऐप स्टोर या गूगल प्ले से आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये है हमारा माईलैब कोविसेल्फ ऐप। इसमें आप इस किट का QR कोड स्कैन करके आपके बेसिक डिटेल्स डाल के टेस्ट के लिए तैयार है। अपने हाथ धोकर उसे सुखाकर एक सैनिटाइज्ड सरफेस पर किट्स के कंटेंट को आप रख दीजिए। सबसे पहले होती है ये बफर ट्यूब, जिसे आपको 2-3 बार टैप करना है और आप इसे अनकैप कीजिए। उसके बाद होता है ये नेजल स्वॉब। ये नेजल स्वॉब के निचले हिस्से को पकड़कर आपको इसे ब्रेक करना है और ये स्वॉब आपको निकालना है। इसके बाद जिस व्यक्ति की टेस्ट करनी है उसके नाक में इसे मात्र 3 से 4 सेंटीमीटर अंदर आपको डालना है और 5 बार आपको रोल करना है। उसके बाद आपको ये नेजल सैंपल इस बफर ट्यूब में डालना है। इस ट्यूब को प्रेस करके इसे 10 बार आपको हिलाना है। उसके बाद इसमें ये ब्रेक पॉइंट दिया गया है जहाँ से आपको इस नेजल स्वॉब को तोड़ देना है ताकि कंटैमिनेशन का कोई खतरा न रहे। उसके बाद आप इसको ये ड्रॉपर के द्वारा टाइटली सील करेंगे और ये जो कैसेट दी गई है इस पाउच के अंदर, ये टेस्टिंग कैसेट आपको दी गई है। इसमें आपको मात्र 2 बूंद 2 ड्रॉप्स ये डालते ही आपकी टेस्ट की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और आपको पहले C लाइन आएगी। C लाइन का मतलब है कि आपका टेस्ट ठीक से कंडक्ट हुआ है। इसके बाद इसके ऊपर T लाइन है। पॉजिटिव केसेस में जनरली 5 से 7 मिनट में T लाइन आ जाती है। अगर C और T लाइन दोनों आई है इसका मतलब आप पॉजिटिव हो और 15 मिनट तक आपको रुकना है। अगर T लाइन नहीं आती है तो उसका अलार्म भी हमारे ऐप में होगा। वो अलार्म बजते ही जो भी रिजल्ट है, अगर T लाइन नहीं आई तो इसका मतलब आप पॉजिटिव नेगेटिव हो और ये आपका रिजल्ट आपको हमारे ऐप में आपको इसका पिक्चर लेना है और अपलोड करना है और आप कोरोना के बाद आज देश में अगर किसी एक बीमारी की बात सबसे ज्यादा हो रही है तो वो है ब्लैक फंगस। जी हां, ब्लैक फंगस ये वो रूप है फंगस का जो जानलेवा बन चुका है। देश के अलग अलग हिस्सों में ब्लैक फंगस से कई लोगों की जान जा चुकी है और अब तो यह भी साफ हो गया है कि फंगस रंग बदल रहा है। ब्लैक फंगस के बाद बिहार में व्हाइट फंगस के मरीज भी सामने आए। सवाल यह है कि क्या ब्लैक फंगस का इलाज है और अगर इलाज हो रहा है तो क्या इसकी दवा लोगों को मिल पा रही है। ब्लैक फंगस पर यह ऑल इंडिया रिपोर्ट देखिए और समझिए कि इससे बचने के लिए आपको क्या करना होगा। ब्लैक फंगस कोरोना संक्रमण के बाद अब यह देश के लिए नई चुनौती है।
केंद्र सरकार ने राज्यों से इसे महामारी घोषित करने के लिए कहा है, लेकिन इस बीच देश में ब्लैक फंगस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सबसे पहले आप एक मैप के जरिए समझिए कि देश में ब्लैक फंगस के कितने मामले हैं। महाराष्ट्र में 1500 मामले, 90 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश में 281 मामले, 27 लोगों की मौत। गुजरात में 900 मामले, हरियाणा में 115 मामले, राजस्थान में 100 मामले, तेलंगाना में 90 मामले, दिल्ली में 185 मामले, उत्तर प्रदेश में 50 मामले, छत्तीसगढ़ में 90 मामले हैं। जिस तरह से देश में ब्लैक फंगस के मामले बढ़ रहे हैं वो वाकई चिंताजनक है। राजस्थान और तेलंगाना की सरकार ने इसे महामारी घोषित कर दिया है, लेकिन ब्लैक फंगस को समझने के लिए कुछ सवालों के जवाब मिलने जरूरी हैं। सबसे पहले आप वो सवाल देखिए। सवाल नंबर 1, क्या कोरोना से अस्पताल में भर्ती होने पर ब्लैक फंगस होता है? सवाल नंबर 2, क्या होम आइसोलेशन में रहने से ब्लैक फंगस होता है? सवाल नंबर 3, क्या ब्लैक फंगस कोरोना की तरह संक्रमण से होता है? सवाल नंबर 4, क्या कोरोना से ठीक होने पर ब्लैक फंगस होता है? सवाल नंबर 5, क्या ब्लैक फंगस का इलाज हो सकता है? इन 5 सवालों के जवाब हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले ये समझिए कि ब्लैक फंगस होता क्या है। सर, पिछली बार की बात करें और इस बार की बात करें, आप भी कितने ज़्यादा मामले देख रहे हैं ब्लैक फंगस के और उसकी वजह क्या है? पिछले बार 1 या 2 ही मामले सामने आए थे, पर इस बार तो बहुत ज़्यादा संख्या में ये जो ब्लैक फंगस है, जिसको म्यूकरमाइकोसिस कहते हैं, ये राइजोपस म्यूकर नाम का एक फंगस है जो आमतौर पे वातावरण में रहता है। पर जो लोग इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हैं या जिसको स्टीरॉयड दे देते हैं या जिसका न्यूट्रोपीनिया होता है या कोई और लंबी बीमारी जैसे कैंसर होता है, तो उन लोगों में ये जो फंगस है तेज़ी से ग्रो करता है और आमतौर पे फेस के जो पार्ट है, रेट्रोऑर्बिटल एरिया है, पैरानेजल साइनस है, इसको इन्वॉल्व करता है और उसके बाद तेज़ी से फैलता है ब्रेन में, लंग्स में, किडनी में और सब जगह फैल जाता है। तो ये जो फंगस है एक ख़तरनाक कैटेगरी का फंगस है, जो बाकी जो वाइट फंगस के मुकाबले में ये लंबे टाइम इसको ट्रीट करना पड़ता है और ट्रीटमेंट भी बहुत मुश्किल है। तो ज़्यादातर पेशेंट्स वो हैं जिनका कि अनकंट्रोल्ड शुगर है, तो ये इसका पहचान सबसे ज़रूरी है, डायग्नोसिस ज़रूरी है और उसके साथ साथ इसका ट्रीटमेंट भी काफ़ी लंबा होता है। ब्लैक फंगस क्या होता है ये हमने आपको बता दिया है, लेकिन आपके सामने ये सवाल होगा कि कैसे पता चलेगा कि ब्लैक फंगस हो चुका है। दरअसल ब्लैक फंगस कुल 4 स्टेज में होता है। स्टेज 1 में फंगल की शुरुआत नाक से होती है। इसमें मरीज को जुकाम होता है, नाक बंद होती है और नाक से खून आता है। स्टेज 2 में फंगस नाक से साइनस में पहुंच जाता है। आंख को दिमाग से जोड़ने वाली एक नस बंद हो जाती है। इसमें आपको आंख में दर्द बढ़ेगा, सूजन होगी और दिखाई कम देगा। स्टेज 3 में फंगस फेफड़े में पहुंच जाता है और आंख बंद होने लगती है, कुछ दिखता नहीं है, खांसी और जकड़न जैसी समस्या होती है। स्टेज 4 में फंगस ब्रेन तक पहुंच जाता है और मरीज बेहोश हो जाते हैं, साथ ही साथ मानसिक हालत बिगड़ जाती है। डायबिटीज, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पीपल में फंगस ग्रो कर सकती है और यही हम लोगों ने देखा गया है कि म्यूकरमाइकोसिस जो कोविड-19 के मरीजों में देखा गया, जो डायबिटिक्स, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड मरीज थे उनमें देखा गया और इसका इलाज जो है वो एम्फोटेरिसिन बी है और ये देखना है कि शुगर कंट्रोल रहे। ब्लैक फंगस पर हमने आपको स्टेज और लक्षण बता दिए, लेकिन आपके लिए ये समझना भी जरूरी है कि देश में फंगस की स्थिति क्या है और चुनौती क्या है। तो इसका जवाब ये है कि ब्लैक फंगस देश में तेजी से फैल रहा है और इसकी दवाई की कालाबाजारी रोकने की चुनौती सबसे बड़ी है। इन 2 चुनौतियों में सबसे पहले बात करते हैं ब्लैक फंगस की स्थिति की। महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस के मामले सबसे ज्यादा हैं। ऐसे में हमने महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स के सदस्य डॉक्टर शुभा राउल से पूछा कि क्या ब्लैक फंगस का इलाज संभव है। उनका जवाब सुनिए। अगर माइक्रोमाइकोसिस जो ब्लैक फंगस है, अगर वो असर आ रहा है तो उस असर को बचाने के लिए क्या किया जा सकता है? जो फंगस है म्यूकरमाइकोसिस, वो नाक और गले तक अगर आ भी जाए तो उसका इतना
परिणाम नहीं होता है, यानी वो क्योरेबल है दवाई से, क्योंकि उसके लिए भी अभी दवाई निकले एम्फोटेरिसिन बी, ये जो दवाई है वो उसके ऊपर काम करती है, इंजेक्टेबल। इतना ही नहीं, डॉक्टर ने ये भी बताया कि ब्लैक फंगस से बचने के लिए एहतियातन दवाई ले सकते हैं, लेकिन अगर आप वैक्सीन ले रहे हैं तो कुछ सावधानी बरतनी होगी। तो वैक्सीन लेने के दौरान क्या इसे लिया जाता है या क्या किया जाता है? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है। इसलिए वैक्सीन के 2 दिन पहले और 4 दिन बाद ये दवा न खाएं, ये सॉल्यूशन न लें। मुंबई के बाद अब जयपुर में ब्लैक फंगस की स्थिति क्या है वो भी समझना जरूरी है। यहाँ ब्लैक फंगस तेजी से फैल रहा है। जयपुर के एक अस्पताल में हमें ब्लैक फंगस के एक मरीज के बेटे राघवेंद्र मिले। इन्होंने बताया कि कोरोना होने के कुछ दिन बाद ही इनकी मां को ब्लैक फंगस हो गया। क्या हुआ था आपकी मां को और अभी किस तरह की स्थिति है? सर 2 मई को मदर को कोविड हुआ था, तो ऑक्सीजन लेवल डाउन हुआ था, तो फिर हमने डॉक्टर को बताया तो उन्होंने इंजेक्शन चालू कराए थे। इंजेक्शन चलने के 2-3 दिन बाद ही यहाँ होठ पे सोइलिन आई, तो हमने देखा कि मामूली से सोइलिन है, ऐसा कुछ होगा नहीं, तो हमने नज़र कर दी बात को। उसके बाद धीरे धीरे 8-9 तारीख को वो सोइलिन बढ़ती काफ़ी बढ़ गई, और 11 को हमने जब वहाँ हमें कहा गया कि एक बार आप MRI कराइए, देव ENT हॉस्पिटल में MRI करवाइए। MRI कराने के बाद डॉक्टर साहब ने कहा था कि इसको तुरंत ऑपरेट कराइए। इसी अस्पताल में भर्ती दूसरे मरीज के परिवार की भी यही स्थिति है, लेकिन उनके सामने समस्या दवाई की है जो मिल नहीं रही है। दवाई में इंजेक्शन यहाँ अवेलेबल नहीं है, कहाँ पे भी अवेलेबल नहीं है। हम सभी स्टोर, मेडिकल स्टोर, CMHO, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, सभी जगह गुहार लगा दी है, एक भी इंजेक्शन नहीं मिला अभी। इसके बाद हमने इसी अस्पताल के डॉक्टर से बात की तो उन्होंने बताया कि लोगों को ब्लैक फंगस क्यों हो रहा है। कोरोना, स्टीरॉयड और डायबिटीज़, ये तीनों मिलके इम्यूनिटी को इतना कम कर देते हैं कि ये फंगस का इन्फेक्शन लग जाता है। और जैसा ये आपने पूछा, ये जानलेवा है, डेफिनेटली जानलेवा है। अगर इस व्यक्ति का इलाज नहीं किया जाए जिसको ये फंगस का इन्फेक्शन है, तो ये निश्चित रूप से 100% जानलेवा है। इलाज संभव है, जितना जल्दी अवस्था में लोग आएँ उतना अच्छा इलाज संभव है। अगर प्रारंभिक अवस्था में रोग आए तो सभी रोगियों का इलाज संभव है। इनसे हमने ये भी पूछा कि क्या ब्लैक फंगस संक्रमण से फैलता है, क्या इसका इलाज संभव है, तो उनका जवाब लोगों को राहत देने वाला था। यस, कोरोना और ब्लैक फंगस में एक फ़र्क है। ब्लैक फंगस पूरी तरह रोकी जा सकने वाली बीमारी है। बिल्कुल। अगर हम ऐसे लोगों को चिन्हित कर लें जिनकी इम्यूनिटी कम है और उनके इलाज पे खास तौर पे ध्यान दें तो उसको होने से रोका जा सकता है। और अभी उसी पे फोकस किया जा रहा है सरकार की तरफ से कि जो हाई रिस्क पेशेंट्स हैं उनको पहचाना जाए, उनकी स्क्रीनिंग की जाए और इसको बीमारी को बढ़ने से रोका जाए। ब्लैक फंगस पर मरीज और डॉक्टरों की बात हो गई, लेकिन अब सवाल है कि क्या ब्लैक फंगस की दवाइयाँ मिल रही हैं? चिकित्सकों की माने तो इस बीमारी में केवल एकमात्र इंजेक्शन जो है वो लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी है, और ये दवाई बाजार में उपलब्ध नहीं है। ये इस समय हम SMS के बाहर, जो जयपुर का सबसे बड़ा दवाइयों का बाजार है, वहाँ पर हैं और हम आपको स्थिति दिखाएंगे बाजार में क्या है। दवाई है आपके पास जो ब्लैक फंगस के लिए है? नहीं, ये दवा 5-7 रोज से आ नहीं रही है जब से इस बीमारी का पता चला है, और हम पीछे से मांग भी कर रहे हैं बार बार डिस्ट्रीब्यूटर को, होलसेलर को कि ये दवा हमको उपलब्ध कराई जाए जिससे मरीजों को उनके इलाज में राहत मिल सके, लेकिन उनका जवाब ना में आता है कि सब आ नहीं रही है। जयपुर में ब्लैक फंगस की दवाई नहीं मिल रही है तो दिल्ली में कालाबाजारी हो रही है और जरूरतमंदों को इसका इंजेक्शन 50 गुना दाम पर ब्लैक मार्केट में खरीदना पड़ रहा है। ये तालिब हैं। इनके चाचा अकरम खान 15 मई से दिल्ली के BL कपूर अस्पताल में भर्ती हैं। कोरोना के बाद इनके चाचा अकरम को ब्लैक फंगस हो गया था। अस्पताल में ब्लैक फंगस की दवाई मिली नहीं, जबकि ब्लैक मार्केट में इन्होंने 374 रुपए MRP वाले 10 इंजेक्शन 1,40,000 में खरीदे, यानी 50 गुना ज्यादा दाम। इससे पहले जब आपने 10 इंजेक्शन लिए तो वो मतलब कितने के पड़े थे आपको 10 इंजेक्शन? वो 1,40,000 के। और अभी वाले? वो अभी हमें मिले हैं 10 इंजेक्शन 25,000 के, 2500 रुपये का एक। 2500? अच्छा, MRP वही थी 300 रुपये? 374 रुपये MRP। ब्लैक फंगस पर दिल्ली की चुनौती समझने के बाद हैदराबाद के हालात देखिए। इस सरकारी अस्पताल में ब्लैक फंगस के 100 मरीज भर्ती हैं। पहले हर महीने ब्लैक फंगस के 1 से 2 मामले आते थे, अब मामले अचानक बढ़ गए हैं। थोड़ा ज़्यादा ही है। पहले से अर्लियर वी यूज्ड टू सी ओनली 1-2 केसेस पर ईयर। एक महीने में एक केस देखता था, अब तो
Yesterday only yesterday it is a 48 admissions. So you can understand how much it is there. ये तिरुपति राव हैं। कुछ दिन पहले इन्हें कोरोना हुआ, कोरोना से ठीक हो गए, लेकिन अब ब्लैक फंगस हो गया। फिर से अस्पताल में भर्ती होने आए हैं, लेकिन चुनौती ये है कि इन्हें ब्लैक फंगस की दवाई ही नहीं मिल रही है। ब्लैक फंगस के सिरप बाहर वो नहीं मिल रहे, इंजेक्शन नहीं मिल रहे, सिरप नहीं मिल रहे, दवाई नहीं मिल रही। इसके बारे में इधर आ गए। तेलंगाना में ब्लैक फंगस बड़ी चुनौती बन गई है। सरकार इसे महामारी घोषित कर चुकी है। म्यूकोरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस को लेकर तेलंगाना सरकार हरकत में आ गई है। बढ़ते केसेस के चलते तेलंगाना सरकार ने ब्लैक फंगस को एपिडेमिक एक्ट के अंदर नोटिफाइबल डिसीज घोषित किया है और सभी अस्पतालों को, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट, उनको हिदायत दी है कि हर एक केस को नोटिफाई किया जाए। अब तक ब्लैक फंगस की ही बात थी, लेकिन बिहार में ब्लैक के बाद व्हाइट फंगस के भी मामले आए, जिसके बाद केंद्र सरकार ने कहा कि फंगस का रंग बदलता ही है, इसमें हैरानी की बात नहीं है। फंगस का कलर डिपेंड करता है उसके ग्रोथ पे, तो उसमें तो व्हाइट फंगस भी होती है, ब्लैक फंगस भी होती है, बट ये जो म्यूकोरमाइकोसिस है, जो म्यूकर जो है वो काले रंग की। कुल मिलाकर आप एक बात समझ लीजिए, ब्लैक फंगस कोई नई बीमारी नहीं है, लेकिन कोरोना वायरस की बीमारी में लोगों की इम्यूनिटी कम हो जाती है और ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ जाता है। शुरुआत में ही अगर आप इसके लक्षणों को पहचान लें तो ब्लैक फंगस का इलाज भी किया जा सकता है। इसीलिए सतर्क रहिए और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाए रखिए, क्योंकि यही आपको ब्लैक फंगस के खतरे से बचा सकता है। मुंबई से राजीव रंजन और हैदराबाद से प्रसाद भोसेकर के साथ पूजा मक्कड़, जी मीडिया, दिल्ली। और अब बात एक और महासंकट की जो पिछले दिनों गुजरा है, ताउते तूफान। इस तूफान ये मुंबई से टकराया भी नहीं और बर्बादी के निशान छोड़ गया। समंदर की तेज लहरों में बार्ज P305 डूब गया और इसमें सवार सारे के सारे 261 लोग, इनकी जान नहीं बच पाती अगर भारतीय नौसैनिकों ने जांबाजी ना दिखाई होती। बेहद मुश्किल हालात में नौसेना ने सैकड़ों लोगों की जान बचाई। तो आज उन्हीं सुपर हीरोज की जुबानी सुनिए उस काली रात की कहानी और उसके बाद कैसे मिशन जिंदगी ने बार्ज P305 के ज्यादातर लोगों को मौत के मुंह से निकाल लिया। चेहरे पर दमकता आत्मविश्वास, चाल में जीत का सुकून और कभी ना हार मानने वाला जज्बा। भारतीय नौसेना के ये वो जाबाज हैं जिन्होंने तूफान को भी मात देकर कई जिंदगियां बचाई हैं। हवा की तेज रफ्तार भी इनके बढ़ते कदमों को रोक न पाई। भारतीय नौसेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन बेहद मुश्किल हालात में चलाया। जहां जान बचाने में जाने जा भी सकती थी। इन तस्वीरों को देखिए। बार्ज P305 के 261 लोग मौत के मुंह में समा गए थे। नौसेना अब तक बार्ज P305 के 186 लोगों को बचा चुकी है। तो सबसे पहले सुनिए कैसे इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। उनकी जुबानी सुनिए जिन्होंने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। हम एरिया में पहुंचे वहाँ पर एंड वहाँ पर एरिया में विजिबिलिटी काफ़ी लो थी एंड काफ़ी बारिश हो रही थी एंड विद जो समुद्री लहरें काफ़ी 6 से 7 फीट तक थी। हम लोगों ने सर्वाइवर को साइट किया। अब साइट करके हम लोग सर्वाइवर के ऊपर आए। समुद्र में लहर इतनी बड़ी थी और हम सी कोस्ट से काफ़ी दूर थे, रेफरेंस थी नहीं, तो हमने बड़ी मुश्किल से हेलीकॉप्टर को कंट्रोल किया एंड उसके बाद उन्हें हम थम्स अप दिखाया कि हम आ गए हैं, आपको रेस्क्यू करेंगे। और फिर हमने कंट्रोल करके होवर करके 50 फीट पे अपने ड्राइवर को लोवर किया जो उन्हें ऊपर लेके आए एंड उसे सेफली हमने रिकवर किया।
हालांकि किसी भी मौके पर यह मिशन आसान नहीं था, लेकिन नौसेना के जाबाजों ने लोगों की जान बचाने की ठान रखी थी, इसलिए वो हर मुश्किलों को मात देते हुए जिंदगियां बचाते रहे। ये टास्क काफ़ी चैलेंजिंग था, ये मिशन काफ़ी चैलेंजिंग था, क्योंकि एक तो विजिबिलिटी काफ़ी लो थी, विंड्स काफ़ी स्ट्रांग थी और बारिश हो रही थी और समुद्री लहरें काफ़ी ऊंची उठ रही थी। बट एक जज्बा ये भी था कि अगर हम एक लाइफ बचाएंगे तो एक फैमिली की लाइफ बच जाएगी, उनके माता पिता, उनके बच्चे, उनकी वाइफ, उनकी लाइफ बच जाएगी। तो उस जज्बे से हमने इन्हें रिकवर किया। ताउते तूफान ने बार्ज P305 को आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया, जिससे लोग पानी में कूद पड़े। तुरंत जब डूबने वाला था ना, तब अलर्ट दिया गया कि अभी लाइफ जैकेट पहनो, बाज डूब रहा है, आपको कूदना पड़ेगा। उनमें से कई लोग घंटों तक पानी में मदद का इंतजार करते रहे और नौसेना के लोग उनके लिए जीवन दाता बनकर आए और ज्यादातर लोगों को बचा लिया। जब उन बंदों के पास हम पहुंचे तो उन बंदों को देख के मतलब एक खुशी ये भी हुई कि यस अभी भी हम मतलब बच जाएंगे, और दूसरा वे दुखी इतने थे कि पिछले 22 घंटे से वे सोच रहे थे कि हम बच पाएंगे कि नहीं बच पाएंगे। ताउते तूफान से मुंबई को अलर्ट किया गया था, साथ ही नेवी भी हाई अलर्ट पर थी, लेकिन जब उनके पास ये खबर आई कि कई बार्ज तूफान की चपेट में आ गए हैं और उन्हें रेस्क्यू ऑपरेशन में जाना है, नौसेना ऐसे ऑपरेशन के लिए तैयार तो थी, लेकिन ये मिशन आसान नहीं था। 18 मई को सुबह 6:30 बजे से जब थोड़ा सा वेदर इम्प्रूव हुआ, तब से हमारे जो जहाज हैं वो निकल पड़े और एरिया में जाके जहाँ पे शिप्स ऑलरेडी थे, ये भी हमारी एक SOP है कि शिप्स के साथ जो हेलीकॉप्टर हैं उनका बहुत अच्छा तालमेल रहता है और वो दोनों ने एक साथ मिलके कई सारे सर्वाइवर्स को बचाया। नौसेना अब तक बार्ज P305 के 188 लोगों को बचा चुकी है। हालांकि इस बड़ी दुर्घटना में 49 लोग अपनी जान गंवा भी चुके हैं और इन 49 लोगों के मृत शरीर को नौसेना के युद्धपोत INS कोच्चि और INS कोलकाता से लाया गया है। नौसेना अब भी मिशन में जुटी है, उन 26 लोगों को खोजने में लगी है जो अब तक लापता हैं। इनकी तलाश में नौसेना के 5 युद्धपोत, चेतक हेलीकॉप्टर और बोट लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.